अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कब इसका यूज होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ वैरी हो रहा हो, तो हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले कंसेप्ट यूज करना होंगे और यहां पर हमें कैलकुलस यूज करना होगा। कैलकुलस सर आइजैक न्यूटन का बनाया हुआ सबसे अच्छा टूल है, जो मैकेनिक्स भी उन्होंने बनाई थी और कैलकुलस भी उन्होंने बनाया था। ये यूं कहूं कि खोज उन्होंने करी थी। हम देखते हैं कि किस तरह से एक क्वांटिटी दूसरे से रिलेटेड है। हमें कैलकुलस अगर डिफरेंशिएशन आता है तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन, इसका मतलब x अगर कोई फंक्शन है टाइम का, जैसे कि x पोजीशन है x एक्सिस के अलॉन्ग टाइम की टर्म्स में, दैट इज 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, या x इज इक्वल टू साइन 6t प्लस कॉस 2t, यानी x जो है टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेशन दी हुई है और इसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। तो सीधी सी बात है, v क्या होगा? v यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज होगी। वेलोसिटी टाइम के साथ कंटिन्यूसली वैरी होगी और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी गिवन बाय dx by dt, where v is derivative of x with respect to time t. दिस इज द डेफिनेशन, बेसिकली वेलोसिटी की डेफिनेशन है यहां पर। और एक्सेलरेशन है dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन खुद चेंज हो सकता है, तो हम एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा? यह होगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dA by dt, यानी एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। यहां पर कोई स्पेशल नेम नहीं है, जैसे वेलोसिटी का नाम है dx by dt, यहां पर एक्सेलरेशन है dv by dt और यहां dA by dt के लिए कोई नाम नहीं है हमारे पास। अब आप इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली क्वांटिटीज चेंज होती चली जाती है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर एक से दूसरे का रिलेशन है तो डेफिनेटली चेंज होगी। यहां पर हमें एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहिए। अगर x हमने निकाला 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, तो dx by dt क्या होगा? dx by dt होगा वेलोसिटी और वेलोसिटी होगा इसका डेरिवेटिव। 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 एज इट इज होता है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू t, ये कैलकुलस के प्रिंसिपल से होता है, प्लस t का डेरिवेटिव हो गया 1। पावर पहले यहां आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है, ये हमने देखा है मैथमेटिकल टूल्स में। और यह वेलोसिटी हो गई 4t प्लस 1। यहां पर एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिलेगी। अगर dv by dt निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन होगा, यानी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। v है 4t प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव होगा 0, 1 का डिफरेंशियल होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 और 4t कांस्टेंट एज इट इज होगा 4, t का डेरिवेटिव होता है 1, तो आंसर हो जाएगा 4। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 यूनिट्स है और साथ में टाइम नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन इक्वेशंस को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में भी यूज कर सकते हैं और इनकी हेल्प से हमने जो इक्वेशंस डिराइव करी है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो डिराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन एक बात और हमें यहां समझना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी आएगा जब x की टर्म में t स्क्वायर, t और दूसरी टर्म हो। इसके अलावा t क्यूब या t की दूसरी कोई पावर हो, हायर पावर हो या इररेशनल पावर हो या रैशनल पावर हो या कोई दूसरा फंक्शन हो, वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए आपको t स्क्वायर, t और कोई कांस्टेंट टर्म, इस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ t क्यूब है तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वैरी होगा, क्योंकि यहाँ पर t की टर्म होगी और t की टर्म डिफरेंशियल करने के बाद में भी बची रहेगी। यानी एक्सेलरेशन उस केस में कांस्टेंट नहीं है। यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में x के एक्सप्रेशन में t स्क्वायर से हायर टर्म नहीं होगी, t स्क्वायर होगा, t होगा या कांस्टेंट होगा, इन तीन के अलावा कोई टर्म नहीं होगी। इनमें से कोई टर्म नहीं है तो चलेगा, लेकिन इन तीन के अलावा कोई दूसरी टर्म, चौथी टर्म नहीं होगी यहां पर।
यानी इक्वेशन देखकर हम बता सकते हैं कि यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है या नहीं है।